हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यदि आप यूजीसी नेट पेपर टू लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने मिशन जेआरएफ की सीरीज जो है स्टार्ट की है। इसमें हम थर्ड यूनिट तक पहुंच गए हैं। हमारी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट जो हम कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम कर रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसका हमारा ये थर्ड टॉपिक रहेगा, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन अंडर द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ ही इस यही जो प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल में, सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ 2023 बैच, तो इसको आप देख सकते हैं, जहां हमने जो यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, इन सभी को कंप्लीट कर लिया है, देख लीजिएगा। बात करते हैं, यदि साथ ही साथ आप पेपर वन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तब भी हमारी प्लेलिस्ट जो है वो बनी। बात करते हैं आज के टॉपिक की, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन अंडर द इंटरनेशनल लॉ। एक स्टेट को, एक राज्य को, मिनी कंट्री को कैसे रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिलती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जो है किस तरीके से रिकॉग्नाइजेशन जो है मिलती है, मान्यता मिलती है। बोला है अंडर द इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट को हम डिफाइन करते हैं एक स्टेट एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस एज अ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। बोला है एक राज्य को, एक स्टेट को, राज्य नहीं, ये नहीं है कि हम अपनी इंडिया में जैसे स्टेट की बात करते हैं, नहीं, और ओवर कंट्री को जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो एक कंट्री को क्या माना जाता है, स्टेट माना। एक स्टेट को बोला है क्या मिल जाती है, एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के रूप में एक मान्यता मिल जाती है एज एग्जिस्टिंग द स्टेट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी में। देन हम कहते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट जो है हो गया, एक राज्य को जो मान्यता है मिल गई। ठीक है, द डिक्लेरेशन टू द फुलफिल सर्टेन essential condition of the statehood as required by the international law। बोला है इसकी डिक्लेरेशन जो है, इसको फुलफिल, अंतरराष्ट्रीय कानून के द्वारा अपेक्षित राज्य की कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करने की भी घोषणा जो है। बात करते हैं आगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक मोंटेविडियो कन्वेंशन हुई थी, उसमें भी ये बताया गया था कि एक स्टेट को बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन एलिमेंट जो है वो होने चाहिए। जैसे कि उसमें भी यही बताया था कि पहले तो होनी चाहिए पॉपुलेशन, दूसरा बोला टेरिटरी होनी चाहिए, थर्ड बोला गवर्नमेंट होना चाहिए, फोर्थ बोला सॉवरेनिटी होनी चाहिए, एंड फिफ्थ बोला कंट्रोल शुड बी टुवर्ड द परमानेंसी होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी ही कंडीशन फुलफिल होंगी तब एक स्टेट जो है वो क्या होगा, कैन बी रिकॉग्नाइज होगा, एक राज्य को तभी मान्यता जो है वो दी जा सकती। ठीक है, मतलब एक स्टेट को बनने के लिए सबसे पहले तो होनी चाहिए पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है वो होनी चाहिए, और फिर बोला एक स्पेसिफिक टेरिटरी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर बोला गवर्नमेंट होनी चाहिए, उस पॉपुलेशन और टेरिटरी को चलाने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, फिर सॉवरेनिटी होनी चाहिए। बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है क्या, तो स्टेट इज ओनली is a state is not only the institution with the international legal standing, but they are the primary subject of international law and possess of the greatest range of the right and obligation। बोला है एक राज्य न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनी स्थिति के साथ एक संस्था है, बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून का एक प्राथमिक जो विषय है और अधिकारों और दायित्वों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, मिक्सचर ऑफ द फैक्ट एंड लॉ है, जो स्टैब्लिश करता है पर्टिकुलर फैक्चुअल कंडीशंस को और कंप्लाइंस विद द रेलेवेंट रूल्स एट द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, और स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेट आर नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज अ न्यू क्लाइमेट। बोला है एक स्टेट जो है वो क्या है, बाउंड नहीं है कि वो रिकॉग्नाइज करे न्यू क्लाइमेट्स ऑफ द स्टेटहुड एंड मेक इट is it a positive duty to recognize a state, और recognition is a mainly a matter of intention। जो recognition है वो mainly matter करता है intention। बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन क्या है, तो हमारी टू थ्योरी है, एक तो हमारी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, दूसरा डिक्लेरेटिव थ्योरी। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, इस थ्योरी को क्वाइन किया गया था किसके द्वारा, हेगल और ओपनहाइम के द्वारा। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी में बोला है स्टेट को हम कंसीडर करते हैं एक इंटरनेशनल पर्सन, मतलब हम एक स्टेट को क्या मानते हैं, इंटरनेशनल पर्सन के रूप में हम मानते हैं। और दिस थ्योरी व्यू दैट आफ्टर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट गेट इट्स स्टेटस of the international person and become a subject of international law। बोला है इस थ्योरी में ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि मान्यता के बाद एक राज्य, मतलब जब एक स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिल जाती है तो उसको एक स्पेशल स्टेटस जो है मिल जाता है एज अ इंटरनेशनल पर्सन के रूप में, और बिकम सब्जेक्ट टू द इंटरनेशनल लॉ।
ठीक है। और दिस डजंट मीन दैट द स्टेट डजंट एग्जिस्ट अनलेस द रिकॉग्नाइज बट इन दिस थ्योरी, बोला है इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य तब तक अस्तित्व में है नहीं है जब तक की मान्यता प्राप्त ना हो, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन जो है ना मिले इंटरनेशनल लॉ के अंदर तब तक वो स्टेट नहीं होएगा, वो स्टेट होएगा लेकिन हम उसको जो है वो स्पेशल स्टेटस जो दिया जाता है इंटरनेशनल पर्सन के रूप में उसे वो नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज स्टेट तो स्टेट होगा, वो एग्जिस्ट तो करेगा ही। एंड स्टेट गेट द एक्सक्लूसिव राइट, और उसके बाद जो है वो स्टेट को क्या मिल जाते हैं, एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं, ऑब्लिगेशन मिल जाती है, एंड बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और उसके बाद वो क्या बन जाता है, एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बन जाता है आफ्टर द रिकॉग्नाइजेशन और बाय अदर एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। डिक्लेरेटिव थ्योरी के बारे में जानते हैं, जो हमारी सेकंड थ्योरी है, जिसमें डिक्लेरेटिव थ्योरी को कॉइन किया गया है हॉल, वेगनर और फिशर के द्वारा, ठीक है। और ये थ्योरी जो है वो डेवलप हुई थी 20th सेंचुरी में टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी एंड बिफोर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट अ न्यू स्टेट हैज द राइट टू डिफेंड, बोला है एक न्यू स्टेट के पास क्या है, राइट है डिफेंड करने का अपनी इंटेग्रिटी को और इंडिपेंडेंस को अंडर द इंटरनेशनल लॉ। This theory is laid down under Article 3 of the Montevideo Conference, बोला है तो ये थ्योरी जो है वो हमारी आर्टिकल 3 ऑफ मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के से ली गई है, ठीक है। और इस थ्योरी को जो फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स ऑफ दिस थ्योरी कंसीडर द प्रोसेस ऑफ द recognition is merely a formal existing statehood by the other state, ठीक है। बात करते हैं मोड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मोड मीन रिकॉग्नाइजेशन मिलने के क्या कुछ तरीके हैं, किस किस मोड से हमें रिकॉग्नाइजेशन जो है मिलती है, बोला है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द न्यू स्टेट, रिकॉग्नाइजेशन स्पेसिफाई द विलिंगनेस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट, बोला है मान्यता क्या होती है, राज्य को मान्यता देने की इच्छा को निर्देशित करती है, ठीक है। वो ये बताती है विलिंगनेस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो स्टेट, जो पहले से मौजूद स्टेट है, इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी who will deal with the new state, बोला है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य जो कि नए राज्य से क्या है डील करेगा, वो अंडर द इंटरनेशनल लॉ ये अलाउ करता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट टू एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। वो ये बताता है राइट एंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द न्यू स्टेट, ठीक है। बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन इज अ न्यू गवर्नमेंट, जिसमें हम देखते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ द गवर्नमेंट द स्टेट पार्टिसिपेट करता है इन द बेनिफिट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ लार्ज, ठीक है। मतलब एक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के माध्यम से एक बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय कानून के लाभों में भाग लेता है, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करता है, टू रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द स्टेट इज इंपॉर्टेंट। इसके टू टेस्ट हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एक तो सब्जेक्टिव टेस्ट। बोले ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि इस स्टेट के ऑपोजिट कोई है या नहीं, ठीक है, मतलब इसका कोई विरोध करने वाला है या नहीं, और वेदर द न्यू गवर्नमेंट हैज इफेक्टिव टेरिटरी, क्या इस गवर्नमेंट के पास जो नया स्टेट बनाया जा रहा है उसके पास एक इफेक्टिव टेरिटरी है या नहीं। और फिर बोलते हैं अब सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या है, वेदर फुलफिल द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, क्या अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा किया जा रहा है नहीं, ठीक है। और फिर बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बेलिजरेंसी, बेलिजरेंसी होता क्या है, वहां ये बताता है कि बोला बेलिजरेंसी तब एग्जिस्ट में आती है when portion of the state or territory or population under the de facto control of the people, बोला है बेलिजरेंसी हमें ये बताता है कि कुछ एक पोर्शन ऑफ द स्टेट जो है और उसका टेरिटरी और पॉपुलेशन जो है अंडर द कंट्रोल में है जिसके डी फैक्टो कंट्रोल ऑफ द पीपल, किसी दूसरे डी फैक्टो कंट्रोल है उसका किसी दूसरे पर्सन का, पीपल का, who are fighting against the government, जो कि क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट के साथ, और इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एक न्यू स्टेट। मतलब बेलिजेंसी का टॉपिक हम तब देखते हैं, बोला है जब देखा जाता है कि क्या हो ये पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द स्टेट है और टेरिटरी है जहां पर पॉपुलेशन भी है, उस पर किसी अदर पर्सन का कंट्रोल है, मतलब ऐसे हो कि हमारी इंडिया में हो किसी दूसरे, मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी है जैसे पर्टिकुलर स्टेट हो गया, ठीक है, तो वहां पर किसी और उसकी पॉपुलेशन पर किसी दूसरे पर्सन का, बाहरी पर्सन का क्या हो, डिफेक्टिव कंट्रोल हो, जो कि क्या कर रहा है, गवर्नमेंट से लड़ाई कर रहा है और बनाना चाहता है वो सेपरेट स्टेट और ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, ठीक है।
जैसे कि हमारा सिविल वॉर होता है, मे टर्न इनटू द रियल वॉर, जैसे कि एक सिविल वॉर को टर्न किया जा सकता है, बदल सकते हैं हम रियल वॉर में। और इट इफ द रिबेल्स आर द पोजेशन ऑफ द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ विलिजेंसी क्या है, आर वॉज ग्रांटेड ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द सिविल वॉर, बोला है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द विलिजेंसी को ग्रांट किया जा सकता है मोस्ट ऑफ द सिविल वॉर में इन द 19th सेंचुरी में, और सच एज द अमेरिकन सिविल वॉर एंड वॉर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, बात करते हैं डी फॉर्म ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन, डी फैक्टो और रिकॉग्नाइजेशन, और हमारा डी जो रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। डिफेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, मोस्टली ग्रांटेड होता है किसको, गवर्नमेंट, और इसे टेम्परेरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट जो हम कहते हैं, और इस ये क्या होता है, कंडीशनल होता है और विदाउट एनी कंडीशन, मतलब ये रिकॉग्नाइजेशन डिफेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन जो है वो कंडीशनल भी हो सकता है और विदाउट कंडीशन भी हो सकता है, मतलब वास्तविक मान्यता जो है वो ज्यादातर किसी दी जाती है, गवर्नमेंट को दी जाती है, और साथ ही साथ टेम्परेरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट जो है कैन बी कंडीशनल भी हो सकता है और इनकंडीशनल भी हो सकता है और विदाउट कंडीशनल भी हो सकता है। ये होता है टेम्परेरी, और डीजोर की हम बात करेंगे वो होता है परमानेंट, ठीक है, मतलब एक स्टेट को मान्यता मिली, वो टेम्परेरी बेस पर मिली, तब इसे बोलते हैं डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन। और दिस मोड ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन इज ग्रांटेड अ न्यू स्टेट होल्ड सफिशिएंट टेरिटरी or the control over the particular territory, but other exists the state is considered that when they don't have enough the stability or other unsettlement issues। बोला है कि ये जो मोड ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन है, ये जब एक नया राज्य विशेष क्षेत्र पर पर्याप्त क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है, इसके लेकिन किसी अन्य को बोले हैं, लेकिन अदर और कंट्रोल ओवर द पर्टिकुलर टेरिटरी हो, बट अदर एग्जिस्ट, मतलब अदर कोई एग्जिस्ट करे, जिसे स्टेट कंसीडर करता है व्हेन दे डोंट हैव इनफ द स्टेबिलिटी, जब क्या हो, अन्य अस्थिर मुद्दे जो है, मतलब इनफ स्टेबिलिटी बिल्कुल ना हो और अदर अनसेटलमेंट इश्यूज हो, ठीक है। देन सो वी कैन take it as a test of control as a newly formed state, ठीक है। यूके हमारा फर्स्ट recognized Soviet government as a de facto recognition is in 1921 and the later recognized the de jure in the 1924, ठीक है। de jure recognition की बात करते हैं, de facto हमने देख लिया जो कि टेम्परेरी है, और de jure recognition given a new state दी जा, बोले ऐसी रिकॉग्नाइजेशन जब न्यू स्टेट को दी जाती है तो उसे स्टेट को फुलफिल करने पड़ते हैं कुछ एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। डी जो रिकॉग्नाइजेशन जो है वो डायरेक्टली ग्रांट की जाती है किसको, स्टेट को, और हैज नॉट ग्रांटेड द डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। और न्यू बॉर्न स्टेट कैन स्टेट ग्रांट द परमानेंट स्टेटस, जब एक स्टेट को परमानेंट स्टेटस मिलता है एज अ सोवरेन, जो है वो स्टेटस मिलता है स्टेट को थ्रू द डी जोर मोड ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन, देन हम कहते हैं कि डी जोर रिकॉग्नाइजेशन है। एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, जो कि एक्सप्रेसली दी जाती है, जैसे कि व्हेन द एग्जिस्ट स्टेट आइडेंटिफाई किया जाए किसकी न्यू स्टेट के रूप में, एक्सप्रेसली किस तरीके से, ऑफिशियल डिक्लेरेशन के माध्यम से या तो हमारी नोटिफिकेशन के माध्यम से, देन हम कंसीडर करते हैं कि ये एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है। एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन को कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है थ्रू द फॉर्मल्स मीन, ठीक है, फॉर्मल माध्यम से, जैसे कि आप ऑफिशियल डिक्लेरेशन दे सकते हो, कोई नोटिफिकेशन दे सकते हो, या तो आप सेंड कर सकते हो या पब्लिश कर सकते हो किसी भी डिक्लेरेशन को, और द स्टेटमेंट ऑफ ऑपोजिट पार्टी, ठीक है, स्टेटमेंट दी जा सकती है किसी ऑपोजिट पार्टी। Then it can also be the expressed through the personal message and from the head of the state and from the minister of the foreign affairs, ठीक है। बात करते हैं इम्प्लाइड रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, बोला है इम्प्लाइड में, जैसे कि एक्सप्रेस में हमने देखा ना कि आप फॉर्मल तरीके से दे सकते हो, चाहे आप ऑफिशियल डिक्लेरेशन दो या आप नोटिफिकेशन दो, पब्लिश करो आप डिक्लेरेशन को, या तो आप सेंड करो या स्टेटमेंट दो, ठीक है। और इसी तरीके से हम इम्प्लाइड के बारे में जानते हैं, तो इम्प्लाइड रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, when the exist state आइडेंटिफाई किया, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट जो है उसे आइडेंटिफाई किया जाए एक न्यू स्टेट के रूप में थ्रू द इम्प्लाइड एक्ट, then it is considered the implied recognition, तो उसे हम कंसीडर करते हैं कि ये implied recognition है। there is a no formal statement or the declaration issue, यहाँ पर कोई भी formal statement और declaration जो है वो जारी नहीं की जानी चाहिए, मतलब नहीं करनी पड़ती है, और the recognition through the implied mean
may vary from the case to case। ये जो है रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जब हम एम्प्लॉयड रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं तो ये किस पर डिपेंड करता है, बोला वेरी करता है केस टू केस को। और द एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयड रिकॉग्नाइजेशन मस्ट बी एम्बिगुअस एंड देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन द मेंशन इन द इंटेंशन ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज अ न्यू स्टेट। बोला है कि ये जो हमारी एम्प्लॉयड रिकॉग्नाइजेशन है के लिए आवश्यक कार्यवाही जो है अस्पष्ट होनी चाहिए और जो राज्य की मंशा है उसमें कोई भी संदेह जो है नहीं होना चाहिए, जो एक नए राज्य को मान्यता देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडीशनल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, एक्सप्रेस देख लिया, डीजोर देख लिया, डिफेक्टो देख लिया, अब देखते हैं कंडीशनल रिकॉग्नाइजेशन। बोले सम कंडीशन जो है वो इसके अटैच की जाती है टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट के बारे में जब ऑब्टेन करते हैं स्टेटस एज अ सोवरेन स्टेट। और कंडीशन अटैच में वेरी फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। बोला है जो कंडीशंस है वो ये वेरी करती हैं किसके, स्टेट टू स्टेट पर, मतलब अलग अलग राज्य में, मतलब अलग अलग कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है। एज अ रिलीजियस फ्रीडम हो गया, या रूल ऑफ लॉ हो गया, या डेमोक्रेसी हो गई, या ह्यूमन राइट्स हो गए। और ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट जो है which is already associated with the essential conditions are need to be the fulfilled for the status of sovereign state। बोला है किसी भी राज्य को मान्यता से जो पहले से ही आवश्यक शर्तों से जुड़ी, मतलब जिसमें ऑलरेडी एसोसिएट किया गया है कुछ एक कंडीशंस को, एसेंशियल कंडीशन को, जिनकी जरूरत है फुलफिल करना, जिनकी उन कंडीशन को जरूरत है, मतलब यदि आप उन कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी आपको क्या मिल जाएगी, तभी आपको एक स्टेटस दिया जाएगा रिकॉग्नाइज्ड स्टेट के रूप में। ठीक है, एंड बट व्हेन द एडिशनल कंडीशन अटैच देन द कंडीशनल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, जूरिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं हमारी कंडीशनल रिकॉग्नाइजेशन को। इट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन एज अ लीगल प्रोसीजर and nothing additional conditions can be attached unless the condition are recognized by the law। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन और रिफ्यूजी और माइग्रेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जाते जाते मैं दोबारा से फिर से बताना चाहूंगी कि यदि आप हमारी इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो हम आपका जो यूनिट फर्स्ट है और यूनिट सेकेंड है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही क्लियर जो है वो हो जाएंगे। हमने 3 सेशन में पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिस्कस किया है, विद केस लॉस किया है। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। डू कर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।